Good morning, all trainees. Myself Yashwant Kumar from Chanakya College of Education, बेतिया। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के विशेषताएं नामक टॉपिक के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्यक्तित्व के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। अध्ययनोपरांत हम व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जो मूल फैक्टर्स हैं, कारक हैं, ये उद्धृत हुए हैं और इन विभिन्न बिंदुओं का हम बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिनमें से पहला है आत्मचेतना। आत्मचेतना के संदर्भ में आज तक वैज्ञानिकों ने इसकी कोई सटीक परिभाषा या धारणा का निष्पादन नहीं किया है। आत्मचेतना वह शक्ति है जिसके संबंध में व्यक्ति स्वयं जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है जो अपने बारे में सोचता है। व्यक्ति वास्तव में वह भी नहीं है जो दूसरों के बारे में सोचता है। वरन व्यक्ति वह है जो यह समझ ले कि दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है। यही फीलिंग, एहसास या अनुभव आत्मचेतना है। अर्थात व्यक्ति की प्रथम विशेषता आत्मचेतना है। आत्मचेतना वह शक्ति है जिसके द्वारा अपने संबंध में व्यक्ति स्वयं जानता है कि वह क्या है। वह यह भी जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति इसके बारे में क्या सोचते हैं। यह ज्ञान वास्तविक व्यवहारों को निर्धारित करता है। व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है जो अपने बारे में सोचता है। व्यक्ति वास्तव में वह भी नहीं होता जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। वरन व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यही आत्मचेतना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो गत्यात्मकता है। गत्यात्मकता से भाव ये है अस्थिरता, डायनेमिक। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कभी स्थिर नहीं होते। वे एक ही सिद्धांत या आदर्श को स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात जो रूढ़वादी व्यक्ति होते हैं, अंधविश्वासी, वो सदैव परंपरागत प्राचीनतम अवधारणाओं या विचारों को शाश्वत मान्यता देते रहते हैं। अच्छे व्यक्ति सदैव अपना स्वयं का और बाह्य परिस्थितियों का विश्लेषण करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, व्याख्या करते रहते हैं, चिंतन और मनन विचार करते हैं तथा विचारोपरांत आवश्यकता अनुसार अपने मूल्यों, विचारों, धारणाओं व आदर्शों में बदलाव करते रहते हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य विकासात्मक होता है। अच्छा व्यक्ति हमेशा विकासोन्मुखी
होता है और विकास की यह प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। तो यह व्यक्तित्व की विशेषता का दूसरा प्रधान महत्वपूर्ण बिंदु रहा। तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है शारीरिक संरचना। इसके अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक बनावट, उसका ढांचा, आकार, प्रकार, रंग, रूप, प्रकृति, स्वभाव, सभी विशेषताएं सन्निहित होती हैं। अच्छे व्यक्ति की संरचना में शारीरिक स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया जाता है। जब तक शारीरिक संपूर्णता नहीं होगी तब तक उस व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं होगा और न ही उसका संतुलित विकास होगा। इस प्रकार से शारीरिक विकास भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, इसी से मिलता हुआ नेक्स्ट जो कारक और घटक है और विशेषता है वह है मानसिक स्वास्थ्य। चूँकि शरीर के साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास होना स्वाभाविक है, लेकिन कभी कदार देखा जाता है कि शरीर के विकास के साथ मानसिक स्तर पीछे रह जाता है, मानसिक विकास नहीं हो सकता है। चूँकि व्यक्तित्व मनोदैहिक शक्तियों का संगठित रूप है और मानसिक व शारीरिक शक्तियों के संगठन को व्यक्तित्व कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको अंडरलाइन कर लें कि मानसिक व शारीरिक शक्तियों के संगठनात्मक या संगठन को व्यक्तित्व कहा जाता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य पर ही संवेगों का नियंत्रण होता है। संतुलित व्यवहार, तर्क और चिंतन आदि समस्त क्रियाएं निर्भर करती हैं और प्रभाव डालती हैं। यदि मानसिक दुर्बलता है तो स्वाभाविक है व्यक्ति के भी व्यवहार वो कुशल पूर्ण नहीं होगा। इसलिए शरीर और मस्तिष्क दोनों का व्यवहार के अनुरूप विकास होना अपरिहार्य है। नेक्स्ट बिंदु जो होगा वो हमारा है दृढ़ इच्छा शक्ति। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दृढ़ इच्छा शक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। इसी शक्ति के कारण ही वह अपने किसी काम को दिशा देने के लिए तत्पर होता है और लगन के साथ कार्य करता है तथा जीवन में आने वाले समस्त संघर्षों और कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक वह मुकाबला करता है। कभी भी वह अपनी इच्छा शक्ति को या स्वयं को हतोत्साहित नहीं होने देता। यह अच्छे और प्रबल व्यक्तित्व के विशेष गुण हैं, विशेषताएं हैं। नेक्स्ट होता है समन्वय। समन्वय भी व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। चूँकि व्यक्ति अनेक मनोदैहिक शक्ति का योग मात्र ही नहीं है, वरन इसमें अनेक शारीरिक व मानसिक शक्तियों का अद्भुत समन्वय होता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक शारीरिक व मानसिक शक्तियों का समन्वय निहित है।
अकेले शक्ति का विकास बिना समन्वय के संभव नहीं है। संपूर्ण शक्तियाँ समन्वित रूप से कार्य करती हैं। इस प्रकार से किसी एक शक्ति का अकेला विकास नहीं है होता या नहीं है, और ना ही पृथक पृथक शक्तियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र रूप होकर के कार्य करती हैं, वरन संपूर्ण शक्तियाँ संयुक्त रूप से समन्वित या समन्वित होकर के संकलित रूप में कार्य करते हैं। यह ऐसा प्रकृति की देन है, और इन्हीं संयोग के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करता है। नेक्स्ट होता है समायोजन शक्ति। समायोजन से आशय है एक अच्छा व्यक्तित्व आंतरिक जीवन व बाह्य वातावरण अर्थात इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रूपों में अपने आप को समायोजित करने की शक्ति रखता है। कभी कभी व्यक्ति का भौतिक व सामाजिक वातावरण के साथ अच्छा संबंध न बन पाने के कारण वह व्यवहार में भी परिवर्तन अपरिहार्य है। इसलिए सामाजिक वातावरण अच्छा अचानक बदल जाता है, और अच्छे व्यक्तित्व इन परिवर्तित या बदले हुए वातावरण के साथ शीघ्र ही अपने को भी समायोजित कर लेते हैं और अनुकूलन बना लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, और समायोजन में उन्हें अधिक कठिनाई नहीं होती है। इस प्रकार से समायोजन की भी शक्ति महत्व रखती है। और जो लास्ट और जो अंतिम बिंदु होगा व्यक्तित्व का, वह है सामाजिकता, सोशियो एबिलिटी। यह सामाजिकता से आशय चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सार्वभौमिक सत्य है। समाज से बाहर ना तो उसका जीवन ही संभव है और ना ही विकास। उसे समाज में ही रहना है, और समाज में रहकर उसे सामाजिक मूल्य, मान्यताओं, प्रथाओं, परंपराओं और धारणाओं व रीति रिवाज का अनुपालन करना होता है। उसे समाज के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर के चलना होगा। अच्छा व्यक्तित्व इन कार्यों को सरलता के साथ कर लेता है। इस प्रकार से जन्म से मृत्यु तक व्यक्तित्व को आदर्श स्थापित करने के लिए वो अनुपालन करता रहता है। और अब हम नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करना चाहेंगे वह है व्यक्तित्व के प्रकार। तो जैसा कि अब हम विशेषताओं से अवगत हुए हैं और व्यक्तित्व के प्रकार का भी हम अध्ययन कर लेते हैं, तो व्यक्तित्व को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है प्रकार का सिद्धांत, टाइप थ्योरी, और दूसरा है शील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी। जो प्रस्तुत इस वीडियो में
एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसका अवलोकन इस रूप में किया जा सकता है। तो पहला है व्यक्तित्व के प्रकार, दो हो गए, प्रकार का सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत। प्रकार के सिद्धांत को पुनः दो विचारधाराओं में विभक्त किया गया, भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा है पाश्चात्य दृष्टिकोण। पुनः भारतीय दृष्टिकोण को तीन रूपों में व्यक्त किया गया। पहला है सतोगुणी, दूसरा है तमोगुणी और तीसरा है रजोगुणी। जिसमें पहले सतोगुण के सिद्धांत के दृष्टिकोण के अंतर्गत जो मानव के व्यक्तित्व के अंतर्गत निहित महत्वपूर्ण व्यवहारों में देखने को मिलता है, तो सतोगुणी का जो मुख्य मूल बिंदु है वो उच्च आदर्श, मूल एवं मान्यताएं, श्रेष्ठ मूल्य भी कह सकते हैं, उत्तम स्वभाव एवं नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तित्व आता है। दूसरे तमोगुणी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, आलसी होते हैं, अमानवीय व्यवहार होता है या अमानवीय व्यवहारों से युक्त होते हैं, ये तमोगुणी के व्यक्तित्व में इनकी गणना की जाती है। तीसरा आता है रजोगुणी। इसमें सतोगुणी व तमोगुणी अर्थात दोनों अच्छे व बुरे, बुराइयों और अच्छाइयों दोनों का समावेश होता है। ये तीनों प्रकार के जो हमारे व्यक्तित्वों में निहित हैं, जो भारतीय दृष्टिकोण के विचारानुसार तीन भागों में विभक्त किया गया था। दूसरा जो बी पार्ट है, जो शील गुण सिद्धांत है, अब इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। शील गुण सिद्धांत को दो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने उल्लेख किया है। तो इसमें से सबसे पहले आलपोर्ट के अनुसार जो शील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट महोदय ने, जिन्होंने अपना ये व्यक्तित्व से संबंधित विचार प्रकट किया है, वह 19 फिर धीरे धीरे करके महत्वपूर्ण दो रूप। तो आलपोर्ट के अनुसार तो महत्वपूर्ण प्रकार कौन कौन से हैं शील गुण के, वो हैं पहला है सामान्य शील गुण और दूसरा है व्यक्तित्व शील। शील गुण सिद्धांत के दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कैटल हैं, और कैटल के अनुसार शील गुण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से सतही शील गुण और मूल शील गुण, ये दोनों ही प्रकार के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम सामान्य शील गुण सिद्धांत का जो
अध्ययन करते हैं। तो शील गुण सिद्धांत में मुख्य रूप से शील गुण का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन, जैसे सतर्क, सक्रिय, मंदित आदि ऐसे शब्द हैं जिनके सहारे मानव व्यवहार का वर्णन होता है। हर प्रकार के मानव व्यवहार को शील गुण नहीं माना जा सकता। किसी भी व्यवहार को शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है कि इसमें संगति का गुण हो। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में ईमानदारी का गुण दिखाता है तो हम कह सकते हैं कि ईमानदारी का शील गुण है। यदि व्यक्ति 1 महीने तक हर परिस्थिति में ईमानदारी दिखाता है परंतु बाद में नहीं, तो इसे शील गुण नहीं कहा जा सकता। इसी संदर्भ में एटकिंसन तथा हिलगार्ड ने 1983 में अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनका कहना यह है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों के अंतर के साथ संबंध करके उसकी व्याख्या करना शील गुण सिद्धांत कहलाता है। अभी जैसे चर्चा किया गया कि आइजैक आलपोर्ट के अनुसार सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण व्यक्तित्व का, तो सामान्य शील गुण जो आलपोर्ट महोदय ने इस व्यक्तित्व के संदर्भ में विचार व्यक्त किए हैं। आलपोर्ट के अनुसार विषयक या व्यक्तित्व गुण हमारे व्यक्तित्व की वे आधारभूत इकाइयाँ हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आलपोर्ट के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत कहा जाता है और इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, सामान्य शील गुण और व्यक्तित्व शील गुण। तो सामान्य शील गुण के संदर्भ में ऐसे शील गुण जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं सामान्य शील गुण कहलाते हैं। व्यक्तित्व शील गुण से तात्पर्य ऐसे शील गुण से होता है जो किसी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष तक ही संबंधित रहता है, अर्थात उस समाज के सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता, जिसे हम व्यक्तिगत या व्यक्तित्वशील गुण कहते हैं। कैटल के आधार पर सतही शील गुण और मूल शील गुण। सतही शील गुण विशेषक व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त किए जा रहे व्यवहार से परिलक्षित होते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं। इनकी अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट होती है कि संबंधित शील गुण के बारे में व्यक्ति में कोई 2 मत नहीं होते, जैसे प्रसन्नता, उदाहरण के तौर पर दयालुता, सत्यनिष्ठा। ऐसे गुण सतही शील गुण की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है मूल शील गुण। स्रोत शील गुण व्यक्ति के व्यवहार के पीछे मूलतः छिपे रहते हैं तथा अभिव्यक्ति व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित व निर्धारित करते हैं। इनकी संख्या सतही शील गुण से कम होती है, संख्या में कम होते हैं। सतही शील गुण को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह जा सकते हैं सामुदायिकता, समुदाय या समूह।
जिसे एक साथ मिलाने पर एक नया मूल सेल गुण बनता है, वह मूल सेल गुण कहलाते हैं। उदाहरण बहुत अच्छा सा हम ले सकते हैं, जैसे मित्रता। और अब हम सेल गुण और व्यक्तित्व के जो प्रकारों में विस्तार से जो अध्ययन किए, इसी से महत्वपूर्ण एक बिंदु की निष्पत्ति होती है, जिसे हम विशेषक एवं प्रकार समन्वित सिद्धांत का नाम देते हैं। और कभी कभी ये पूछा भी जाता है। तो आज हम इसी वीडियो में विशेषक एवं प्रकार समन्वित सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आइजेंक का सिद्धांत जो 1947 में ये प्रतिपादित किए हैं और व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जो ये तीनों प्रकार मिला करके द्विध्रुवीय सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पहला है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। इस प्रकार से अंतर्मुखता से आइजेंक ने युंग के अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी सिद्धांत को स्वीकार तो किया, परंतु उन्होंने इसे अलग नहीं माना। उनका मानना था कि ये दोनों प्रकार एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः उन्हें एक साथ मिलाकर के रखा या सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि ये दोनों तरह के गुण एक ही व्यक्ति में अधिक या कम हों, अतः इसे आइजेंक ने व्यक्ति का एक ही प्रकार या बीमा माना है, जो द्विध्रुवीय के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो प्रकार इन्होंने बताया, स्नायु विकृत या स्थिरता। स्नायु विकृति या स्थिरता में सांवेगिक नियंत्रण कम होता है तथा इसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है। ये दूसरों के सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इनमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। स्नायु विकृत के दूसरे छोर पर स्थिरता होती है, जिसकी तरफ बढ़ने पर उक्त व्यवहारों की मात्रा घटती जाती है। वह व्यक्ति में स्थिरता की मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार से जो दूसरा महत्वपूर्ण स्नायु विकृति या स्थिरता का रहा। नेक्स्ट और लास्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु आइजेंक अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किए हैं, वह है मनोविकृति, सुपर ईगो की क्रियाएं। आइजेंक ने इस प्रकार को बाद में किए गए शोध के आधार पर सम्मिलित किया है। इनके अनुसार मनोविकृत वाले व्यक्ति के प्रकार में क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति, यादगार व क्रूरता के गुण अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में असंवेदनशीलता, दूसरों का बराबर ख्याल न रखना, सृजनात्मकता आदि गुणों की कमी पाई जाती है। मनोविकृत के दूसरे छोर पर सुपर ईगो की क्रियाएं होती हैं। जैसे जैसे इस छोर की तरफ हम बढ़ते हैं, उक्त
व्यवहारों की मात्रा घटती जाती है तथा व्यक्तित्व में आदर्श व नैतिकता की मात्रा बढ़ती जाती है। उपर्युक्त तीनों महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के प्रकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन उपरांत हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आइजेंक के तीनों प्रकार द्विध्रुवीय बिपोलर हैं, द्विध्रुवीय बिपोलर हैं। व्यक्तियों को दोनों छोरों में से किसी एक छोर पर नहीं रखा जाता, बल्कि प्रत्येक प्रकार या बीमा के बीच में ही अधिकतर व्यक्तियों को रखा जाता है। इसी प्रकार से आइजेंक का यह सिद्धांत जो 1947 में सर्वमान्य सर्वग्राह्य स्वीकार किया गया, ये महत्वपूर्ण था। और आज के ही इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे इस व्यक्तित्व से संबंधित अधिकांशतः सिगमंड फ्रायड और कॉम्पिटिटिव प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं से संबंधित एवं हमारे कोर्स में बीएड सेकेंड ईयर के यूनिट 4 में महत्वपूर्ण ये प्रश्न भी हमारे विश्वविद्यालय से पूछे जाते हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्व से संबंधित जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है सिगमंड फ्रायड ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। तब तक आज के इस वीडियो में इतना ही, और इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए वीडियो को अंतिम रूप देता हूँ। धन्यवाद।